हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रश कोर्स में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ भूगोल की बहुत अच्छी वीडियो। काफ़ी और क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा चैनल है क्रश कोर्स CCBR। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उल्का वृष्टि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 धूल की आंधी, ऑप्शन नंबर 2 तारे का टूटना, ऑप्शन नंबर 3 उल्का पिंड का जलना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो उल्का वृष्टि किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, उल्का पिंड का जलना। उल्का पिंड का जलना इसका करेक्ट आंसर है। तो उल्का वृष्टि कहते किसे, इसका डिटेल है, कुल संकेत इसका उल्का वृष्टि का। उल्का वृष्टि को उल्का सावर भी कहा जाता है, इसे तारे का टूटना भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को, ऑप्शन नंबर 2 मंगल तथा शुक्र के मध्य चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को, पिंड था यहाँ पे मिस्टेक है, पिंड को, ऑप्शन नंबर 3 मंगल तथा एवं बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मंगल एवं बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। डिटेल है इसका, संकेत है, क्षुद्र ग्रह को अवंतर ग्रह भी कहते हैं। अवांतर ग्रह भी कहते हैं क्षुद्र ग्रह को। इसकी संख्या लगभग 4500 है, 4500 है क्षुद्र ग्रहों की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? यह ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है अति विस्तार, ऑप्शन नंबर 2 सुव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 अति संकुचित, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुव्यवस्था। सुव्यवस्था ब्रह्मांड का सही अर्थ है। इसके डिटेल है, ब्रह्मांड शब्द अंग्रेजी के कॉस्मॉस का पर्याय है। इसका अध्ययन विश्वोत्पत्ति अथवा ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं। इसका अध्ययन है विश्वोत्पत्ति या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्य को, ऑप्शन नंबर 2 ग्रह को, ऑप्शन नंबर 3 निहारिका को, ऑप्शन नंबर 4 आकाशगंगा को। तो ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, सेंटर पॉइंट माना जाता है ब्रह्मांड को सूर्य का। तो इसका संकेत है इसका सूर्य का ब्रह्मांड संबंध ब्रह्म सूर्य का संबंध ब्रह्मांड में उपस्थित लगभग प्रत्येक वस्तु से होने की कारण इसे ब्रह्मांड केंद्र कहते हैं। किसे कहते हैं? सूर्य का संबंध ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु से होने के कारण को ब्रह्मांड कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को उपस्थित होने के कारण को ब्रह्मांड कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हिकेवियस, ऑप्शन नंबर 2 केपलर, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन कर ब्रह्मांड विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लिया है। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का जब प्रतिपादन किया तो ब्रह्मांड में वैज्ञानिक क्रांतिकारी बदलाव लाया है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शुक्र, ऑप्शन नंबर 2 मंगल, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं।
सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुक्र। शुक्र है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। और इसकी डिटेल है संघन वायुमंडल के कारण ताप अधिक होने से शुक्र बहुत अधिक चमकीला प्रतीत होता है। वायुमंडल वायुमंडल जो ताप होता है, ताप के कारण अधिक होने से, जब ताप का कारण ये वायुमंडल में कारण अधिक होता है तो शुक्र अधिक चमकीला प्रतीत होता है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शनि, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 बुध, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक चपटा ग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शनि ग्रह है सर्वाधिक चपटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह। और इसका संकेत है, डिटेल्स इसकी, अपनी धुरी से तीव्र गति से घूर्णन के कारण शनि सौरमंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह। अपनी धुरी पर जब ये घूमता है तो तीव्र गति से घूर्णन के कारण शनि सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है, घूमने की वजह से ये चपटा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष किस वर्ष से शुरू हुआ? ये खगोल वर्ष ये इकाई होती है, इससे मापा जाता है सौरमंडल की ऊंचाई वगैरह। तो इसका शुरुआत कब हुई? सन 2000 में, ऑप्शन नंबर 2 सन 2002 में, ऑप्शन नंबर 3 2005 में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से ऑप्शन नंबर 4 2009 में। तो खगोल वर्ष की शुरुआत हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष की शुरुआत हुई थी। और इसका संकेत है, इसकी डिटेल है, संकेत यानी डिटेल, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 23 जुलाई 2003 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की महासभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हुए वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष मनाने का निर्णय लिया। 2003 में 23 जुलाई 2003 में सिडनी में एक बैठक हुई थी, सर्वसम्मत सबके मत से खगोल वर्ष की महासभा की सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया गया और वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष कब से शुरू हुआ? 2009 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से आकाशगंगा का चित्रांकन किसने किया? सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से आकाशगंगा चित्रांकन। ऑप्शन नंबर 1 विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर 2 केपलर, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 हार्लो शेपली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हार्लो शेपली। हार्लो शेपली ने स्पष्ट रूप से आकाशगंगा का चित्रांकन किया है सर्वप्रथम। इसकी डिटेल है संकेत, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में खगोल शास्त्री हार्लो शेपली ने चमकीले तारों सेफीड सेफीड है सेफीड और वेरिएबल्स, ये चमकीले तारे हैं सेफीड और वेरिएबल्स को मानकीकृत प्रकाश स्रोतों के रूप में उपयोग करते हुए आकाशगंगा का चित्रांकन किया है। ये जो तारे हैं ये सेफीड और वेरिएबल्स, इनको मानकीकृत प्रकाश स्रोतों के रूप में करते हुए आकाशगंगा का चित्रांकन किया है। किसने किया आकाशगंगा का चित्रांकन? हार्लो शेपली ने सर्वप्रथम हार्लो शेपली ने आकाशगंगा चित्रांकन किया है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, जिसने वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखी है। ऑप्शन नंबर 1 डॉन केपलर, ऑप्शन नंबर 2 कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 डेमलर। तो वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखने वाले, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉन केपलर। डॉन केपलर ने खगोल शास्त्र की नींव रखी थी। ये वैज्ञानिक हैं डॉन केपलर, इन्होंने खगोल शास्त्र की नींव रखी थी। और इसकी डिटेल है, डॉन केपलर ने 3 ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया जिससे ग्रहों की गति और सूर्य के ग्रहों की दीर्घवृत्तीय कक्षा, सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति और सूर्य के ग्रहों की दूरी की व्याख्या होती है।
जो इन्होंने ये नींव रखी है खगोल शास्त्र की नींव डॉन केपलर ने, तो डॉन केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं किस किस के लिए। पहला ग्रहों की गति और सूर्य के ग्रहों की दीर्घवृत्तीय कक्षा, सूर्य के सापेक्ष गति और सूर्य के ग्रहों की व्याख्या, इनके लिए डॉन केपलर ने ये नींव रखी है खगोल शास्त्र की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सूर्य के मध्य के यामोत्तर की गणना किसने की। सूर्य के मध्य के यामोत्तर की गणना किसने की। ऑप्शन नंबर वन है जेरेमिया हारेक्स। ऑप्शन नंबर 2 हेकेटियस। ऑप्शन नंबर 3 हर्सल। ऑप्शन नंबर 4 केपलर। तो सूर्य के मध्य यामोत्तर की गणना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जेरेमिया हारेक्स ने सूर्य के मध्य यामोत्तर की गणना की थी। और इसकी डिटेल्स है सूर्य के मध्य शुक्र के यामोत्तर की गणना का ब्रह्मांड विज्ञान में जेरेमिया द्वारा एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है जेरेमिया द्वारा, बहुत एक बड़ा परिवर्तन हुआ है यामोत्तर की जो गणना की है इसके आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज। उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला तारों का सर्वाधिक जो पुंज है कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 M11 ग्लोकाइट्स, M13 ग्लोब क्लास्टर। ऑप्शन नंबर 3 MD15 डायमंड प्लास्टर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 M13 ग्लोब क्लास्टर। ये तारों का पुंज है उत्तरी गोलार्ध में। और इसकी डिटेल है इसकी दूरी लगभग 22,500 प्रकाश वर्ष है। यह उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला सर्वाधिक तारों का पुंज है। उत्तरी गोलार्ध में दिखता है ये सर्वाधिक तारों का पुंज है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर है तो दोनों स्थानों के बीच का अंतराल क्या होगा। 90 डिग्री देशांतर है तो दोनों के बीच समयांतरक क्या होगा, क्या अंतर होगा दोनों के, दो स्थानों की 90 डिग्री अगर हैं तो। ऑप्शन नंबर 1 3 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 6 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 9 घंटे, ऑप्शन नंबर 4 12 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 घंटे। अगर 90 डिग्री देशांतर है तो इनका समयांतराल 6 घंटे का होगा। इसकी डिटेल्स है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। अगर 1 डिग्री देशांतर घूमता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। और 90 डिग्री देशांतर का अर्थ पूछ रहा है, तो 90 मल्टीप्लाई 4 इंटू 360, तो 360 मिनट यानी 6 घंटे। 360 में 60 का भाग जैसे लगाएंगे, 0 0 खत्म, 6 छक्के 36, तो 6 घंटे। तो 6 घंटे का समय लगता है। तो 90 डिग्री देशांतर में दोनों बीचों के समय अंतराल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने के लिए आधार होता है। ऑप्शन नंबर देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर 2 अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन नंबर 4 प्रधान मध्याह्न रेखा। तो स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रधान मध्याह्न समय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इसका संकेत है इसका ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा तथा ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा भी कहते हैं, इसे ग्रीनविच देशांतर रेखा भी कहते हैं, और इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रीष्म काल में आदर्श ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम एक अपक्व होता है, ऑप्शन नंबर 2 तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन नंबर 3 सुलझाने वाला होता है, ऑप्शन नंबर 4 उमस वाला होता है। उमस यानी मूग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल के आदर्श ऊष्मा का अनुभव उमस होता है। इसकी डिटेल है
डिटेल है इसकी। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए होने के कारण उमस का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, इसलिए उमस का अनुभव होता है। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।